हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके चैनल द जीनियस इंस्टीट्यूट में। आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका परिवार बहुत अच्छा होगा, कोई भी परिवार को परेशानी ना हो और आपकी जो मेहनत है, आपका जो काम है, आपकी जो पढ़ाई है लगातार चलती रहे, उसमें कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो। हमारी भगवान से यही दुआ है, यही कृपा है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है, जो हमने कल हेलो एल्केन का थोड़ा सा पार्ट पढ़ाया हुआ था, जिसमें आपको मैंने हेलो एल्केन होते क्या हैं, उनका क्लासिफिकेशन, उनका आईयूपीएसी नेम नॉमेनक्लेचर और उनके जो बनाने की विधियां थी और साथ ही भौतिक गुण थे, उसकी हम लोगों ने चर्चा की थी। आज बहुत ही उसी के आगे का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। सभी लोग पेन और कॉपी लेकर के अपना बैठ जाया करिए और नोट्स धीरे धीरे जितना मैं बना रहा हूँ बता रहा हूँ आपको, उतना आपको करना है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, बहुत शॉर्ट में चीज़ें बता रहा हूँ और जो बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, केवल उन्हीं की चर्चा करता हूँ। और ये जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होने वाला है। आने वाले बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। आज 21 हो गई, 21 के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपके 9 दिन ये बचे हैं और 17 दिन वो बचे हैं। इसके बाद पहला आपका पेपर हिंदी का मिलेगा और जब शुरुआत हो जाएगी तो फिर आपको टाइम ना मिलेगा आगे चीज पढ़ने का। इसलिए अभी से थोड़ा 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 छोटे छोटे नोट्स बनाइए, ताकि आपको वहाँ पर जो 1 दिन का 2 दिन का गैप भी मिलता है तो उसमें आप आसानी से तैयारी कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं, देरी ना करते हुए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रासायनिक गुण में होता क्या है आखिर। बिल्कुल आराम आराम से पढ़िएगा, बिल्कुल नो टेंशन नो झिकझिक। चलिए, रासायनिक गुण में जब हम लोग बात करते हैं तो भाई सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नाभिक स्नेही स्नेही प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भाई होती क्या है। तो अगर इनकी परिभाषा की बात करें तो वे अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक नाभिक स्नेही अभिकर्मक अभिकर्मक बोले तो Cn- OH- ऐसे जिनमें माइनस चार्ज होगा तो आपके नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक सबस्ट्रेट पर किस पर सबस्ट्रेट पर आक्रमण करता है। अब ये आक्रमण मतलब ये ना समझ लेना भैया तलवार लेके चाकू लेके आक्रमण करता है ना, ऐसा कहीं कुछ नहीं। आक्रमण करता है और उत्पाद बनाता है भाई, उत्पाद बनाता है। नाभिक स्नेही स्नेही प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले सीबीएसई वाले बच्चे हैं तो उनका भी पेपर बहुत जल्द आने वाला है, तो उनके लिए आपको बस इसी डेफिनेशन में थोड़ा सा मैं इंग्लिश बता दे रहा हूं उसको, तो आप ध्यान दीजिएगा कि दोज केमिकल रिएक्शन या दोज रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अटैक इन सबस्ट्रेट एंड फॉर्म प्रोडक्ट इज नोन एज
nucleophilic substitution reaction, those chemical reaction in which that nucleophiles attack in a substrate to form product is known as nucleophilic substitution reaction। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई इसमें आपको ज्यादा हड़बड़ी नहीं करनी। अब होता क्या है इसमें, कैसे, जैसे भाई ये लिखा है तुम्हारा R और ये लिखा है X, इस RX में कोई NaOH का OH, इसको हटा दिया मैंने, अब OH माइनस और यहाँ जाएगा, और जैसे ही इसको ये देखेगा ये X डर के मारे पहले से भाग जाएगा, और जब डर के मारे पहले से भाग जाएगा भैया ये बन जाएगा ROH और X माइनस आपका बाहर हो जाएगा। ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं भाई, यहाँ पर आपकी दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है एकाणुक, एकाणुक नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन स्थापन अभिक्रियाएं। एक होती है तुम्हारी नाभिक स्नेही, एकाणुक नाभिक स्नेही, और इसको हम लोग बोल देते हैं भैया शॉर्ट में SN1। दूसरी जो होती है बी नंबर में, वो होती है आपकी द्विअणुक, द्विअणुक नाभिक स्नेही, स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं, इनको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं SN2। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन बस हमारी क्लास में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई, तफरी नहीं करा सकता मैं। बहुत से बच्चे कहते हैं सर आपकी वीडियो देखकर बोरिंग महसूस होती है। क्यों भैया बोरिंग महसूस इसलिए होती है क्योंकि आप पढ़ना चाहते ही नहीं है, सिर्फ आप तफरी करना चाहते हैं। तो मैं हे हो करूं आपके सामने, बार बार कमेंट लूं, आपके बार बार कमेंट लूं, हाय नेहा, हाय ये, हाय वो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पढ़ने में तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, लेकिन अगर आपने थोड़ा से भी सिंसियर होके इन चीजों को पढ़ लिया तो बोर्ड पेपर में आपको ये चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। इसलिए बहुत से बच्चों को हमारी वीडियो हो सकता अच्छी नहीं लगती, कहते बोरिंग, तफरी करने के लिए थोड़ी ना आया हूं भाई, पढ़ाने आया हूं भाई, पढ़ाता हूं, पढ़ाने के लिए है। जितने मिनट की मैं क्लास डालता हूं उसमें सिर्फ पढ़ाता हूं, कोई भी तफरी नहीं करता, कोई भी फालतू की बकवास नहीं करता हूं। अब पढ़ने के लिए आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो पढ़ाने के लिए ही आपको काम करूंगा ना, तब तो मैं आपको इतना मेहनत करके आपको दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा थोड़ी ना कि मैं तफरी करने के लिए आया हूं। इसलिए जिसको अच्छी लगे तो पढ़ना, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, जहां तफरी करना हो वहां तफरी करना, कोई मतलब नहीं हमें। तो हम लोग की चर्चा जो चल रही है, एक होती है SN2 और एक होती है SN1। तो SN1 रिएक्शन की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो सिंपल रिएक्शन यही वाली एक लेता हूं मैं, RX प्लस OH माइनस बनेगा जा करके R, यहाँ पर हो जाएगा OH और यहाँ हो जाएगा X माइनस। अब भाई इसकी आपकी क्रिया विधि पूछ लेता है आपसे, और जब क्रिया विधि पूछ लेगा तो सिर्फ तफरी ही दिखाई देती है, मुंह बा के रख देते हैं। तो क्रिया विधि में क्या करना है आपको, सबसे पहला आपका स्टेप है, आपको लेना है CH3 का होल थ्राइस CX लेना है भाई। टर्सरी आपको एल्केल हाइलाइड लेना है, और जब टर्सरी एल्केल हाइलाइड होगा
तो भैया आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। क्या कि ऐसा नहीं होता है कि जैसे मान लो आपने इंटर पास कर लिया, आपके मम्मी पापा कह रहे हैं भैया अब तुम तो कानपुर जाओ, कानपुर में पढ़ना, या कोटा चले जाओ, कोटा में पढ़ना। अब जिस दिन उन्होंने कहा नहीं, तुरंत बुढ़िया बिस्तर उठा के थोड़ी ना चल देते हो। पहले क्या करते हो, वहां जाते हो, जाने के बाद वहां पर थोड़ा व्यवस्थाएं देखते हो। व्यवस्था देखते देखते हो सकता है 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन भी लग जाता है। तो ये स्लो प्रोसेस होता है। जब कमरा मिल जाता है, आपको व्यवस्थाएं हो जाती हैं, तो जाके सीधे आप सामान उठाते सीधे वहां पर पहुंच जाते हैं। ऐसे यहाँ पर भी काम करना है कि जो पहले आपका है, इस OH माइनस को इसके साथ लगने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। वो प्रयास कैसे करेगा? जब आपका ये प्रयास होगा कि इस एक्स को यहां से धीरे से भगाना होगा, और इसके ऊपर माइनस है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज लाना होगा। तो ये आपका स्टेप भैया स्लो स्टेप होता है। और जब स्लो स्टेप होता है तो यहाँ पर बन जाता है CS3 का होल थ्राइस C+, और यहाँ हो जाता है X माइनस। सेकेंड स्टेप में जैसे ही ये आपका OH माइनस मौका देखता है कि भैया अब तो इसमें प्लस आ ही गया है, तो बिना देरी किए हुए CS3 का होल थ्राइस C माइनस OH माइनस यहाँ पर आता है और जाके इसमें फटाक से बैठ जाता है। तो अब यही स्टेप आपका हो जाता है फास्ट। तब जाके बन जाता है CS3 का होल थ्राइस COH बन जाता है। ये एक फास्ट स्टेप होता है, ये एक स्लो स्टेप होता है। इनमें क्रियाशीलता का भाई जो क्रम होता है, ध्यान देना, जिनको भी 23 तारीख वाला IIT का पेपर देना 23-24 को, उनको ये चीज ध्यान देना है कि SN1 SN2 से क्वेश्चन आते आते हैं। और इसमें जो क्रियाशीलता की बात करते हो आप, तो तृतीयक एल्केल हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील, फिर द्वितीयक और फिर प्राथमिक। तो पहले तृतीयक होता है, फिर द्वितीयक होता है, और बाद में आपका प्राथमिक होता है। तो ये आपको ध्यान, जब SN2 की हम लोग बात करते हैं, द्विअणुक की बात करते हैं, द्विअणुक में ये आपका 2 स्टेप में होती है। और इसमें अगर SN1 लगा हुआ है, देखो, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है भाई, इसको भी यहाँ पर लिख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसकी भाई 1 होती है। इसकी जब हम लोग बात करते हैं, तो ये होता क्या है, CS3OH लेते हैं, इस CS3OH, सॉरी यहाँ पर CS3X लेते हैं। अब इस OH को यहाँ पर आना होता है, और जब OH को आना होता है तो भैया जब तक X निकलेगा नहीं तब तक OH इसमें बैठ ही नहीं सकता है। लेकिन ये जबरदस्त वाला होता है, जबरन वाला। जैसे तो एक ऐसा होता है कि नहीं 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 ऐसा करो, वो कहे नहीं मैं भाई यही करूंगा। तो ऐसे ये भी कहता भैया जब तक ये X ना जाएगा तब तक तो OH को आने ना दूंगा मैं। लेकिन कहता नहीं मैं तो भैया आऊंगा, जबरन आऊंगा चाहे जो हो जाए। जब ये आता है इसके पास, तो फिर भाई इस CS3 को कुछ तो अपना पर्दा करना पड़ता है। और पर्दा करने के लिए क्या होता है, ये जो H है, एक H यहाँ चला जाता है, एक H यहाँ चला जाता है, एक H यहाँ चला जाता है, और ये OH यहाँ से आता, पीछे से आता है, और X यहाँ पर आगे खड़ा रहता है। ये जो आपका माध्यमिक उत्पाद बना है, ये आपका बन गया माध्यमिक उत्पाद बनता है। और ये आपका होता है स्लो स्टेप होता है। और जब ऐसा हो जाएगा, इसको थोड़ा से कहते नहीं है, अगर बैठने की जगह मिल जाती है तो लेटने की जगह अपने आप करने लगता है, ऐसे इसको बैठने की जगह हो गई तो ये आप लेटने का जो करता है, इस एक्स को फिर मारता है लात और भगा देता है, तो बना देता है CS3OH, और X माइनस निकल जाता है। ये आपका फास्ट स्टेप हो जाता है, ये आपका फास्ट स्टेप हो जाता है। और जब ये फास्ट स्टेप हो जाता है
तो भाई ये जो प्रोसेस हुआ यहाँ पर, इस प्रोसेस को कहते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन। क्या कहते हैं? वॉल्डेन इन्वर्जन यहाँ पर हुआ है आपका, ये ध्यान देना। पूछ लेता कि SN2 रिएक्शन में बैक बॉन्डिंग, जो बैक बॉन्डिंग होती है, बैक बॉन्डिंग होती है तो वो कौन सी कंडीशन के दौरान होती है? वॉल्डेन इन्वर्जन के दौरान होती है। अब इसमें जो है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर 2 हो जाती है। और जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होती है, इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? क्रियाशीलता। पहले होता प्राथमिक, द्वितीयक और लास्ट में तृतीयक, जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो बेटा ये SN1 SN2 आपको ध्यान देना। इसके बाद नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं से संबंधित कुछ क्रियाएं हैं आपको। जैसे सबसे पहले रिएक्शन है आपकी NaOH KOH Ag2O से क्रिया। जब इनसे क्रिया होती है तो होता RX प्लस NaOH, RX प्लस KOH, RX प्लस Ag2O। ध्यान देना कि जब ये इससे रिएक्शन करते हैं तो NaOH यहाँ पर हमेशा जलीय विलयन के रूप में होगा, KOH हमेशा यहाँ जलीय विलयन के रूप में होगा, और जो Ag2O ये होगा आपका नम। और जब नम हो जाता है तो इसमें जाहिर सी बात है H2 अपने आप आ जाता है। तब यहाँ से ये बना लेगा ROH, बना लेगा NaX, यहाँ पर हो जाएगा आपका ROH, बना लेगा KX, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ROH, बना लेगा AgX। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 आपको लगाना पड़ेगा। जब 2 लग जाएगा तो यहाँ भी 2 लगेगा। और अगर जलीय और नम नहीं लोगे तो दूसरी कंडीशन आपकी आ जाएगी। कौन सी कंडीशन आती है देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको नोट करके लिख लेना भाई। नोट, अगर मान लीजिए आपने CH3 CH2Br ले लिया, इसकी रिएक्शन आपने NaOH से कराया, या KOH भी ले सकते हो, और जलीय की बजाय इसने आपको ले लिया एल्कोहलिक एथनॉलिक C2H5OH। इसी को एल्कोहलिक लिख देंगे, इसी को एथनॉलिक लिख देंगे। जब ये लिख देंगे तो क्या होगा भाई? NaBr तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ में H2O निकल जाता है, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाता है। मतलब कि एथिलीन बन जाता है, एल्कीन का पोर्शन बनने लगता है जब आप एल्कोहलिक लेते हो। फिर भाई आपने क्या किया? CH3 CH2Br ले लिया, और यदि नम की बजाय आपने ये ड्राई लिया होता Ag2 तो इसको 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ता, 2AgBr यहाँ से निकलता प्लस, और यहाँ पर आपका C2H5O H5 बन जाता। इट मीन्स डाई एथिल ईथर बन जाता, अर्थात ईथर बन जाता। ये पॉइंट आपको भाई ध्यान देना, कन्वर्जन में बहुत सारा यूज होता है। जली लेते हैं तो क्या होगा, और यदि नम लेते हैं तो क्या होगा, और यदि एथनॉलिक लेते हैं तो क्या होगा। और आपका जो Ag2O लिए हमने ड्राई लिया है, कैसा लिया हुआ है? ड्राई, सूखा। जब ड्राई लिया है तो क्या, ठीक है, इतना आपको सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे की जो रिएक्शन है हमारी, सेकेंड नंबर, एशियन व एजीशियन से क्रिया। जब यहाँ पर आप RX की क्रिया, RX क्रिया KCl से कराते हो तो RCN बनेगा, और यहाँ पर KX बन जाएगा। लेकिन जब वहीं पर आप
इस AgCN की क्रिया कराते हो तो ये RNC बन जाता है और यहाँ पर आपका AgX। भाई अब चीज ध्यान देना, यहाँ पर जो CN है ये आपका उभयदंती उभयदंती इसी को कहेंगे उभयरागी रागी अभिकर्मक है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा उभयरागी अभिकर्मक किसे कहते हैं और उदाहरण सहित बताइए। तो उभयरागी अभिकर्मक का मतलब होता है भाई कि ऐसा अभिकर्मक जिनमें दो आपके दाता परमाणु होते हैं लेकिन एक टाइम में एक ही परमाणु किसी दूसरे से भाग लेता है। जैसे यहाँ पर पहले CN में C ने लिया है, फिर N ने लिया। अब रीजन क्या पूछेगा, तो भैया इनके बीच में सहसंयोजी बंध होता है, इनके बीच में सहसंयोजी बंध होता है, सहसंयोजी बंध होता है और इनके बीच में आपका आयनिक बंध होता है, इसलिए ऐसा। ऐसे ही तीसरा नंबर का है KNO2 और वह AgNO2 से। सेम यहाँ पर आपका क्वेश्चन वही है जो अभी हमने बताया। यहाँ भी होगा क्या, जो ये RX है, RX से ये क्रिया करेगा KNO2 से, ये क्रिया करेगा KNO2 से, और जब KNO2 से क्रिया करेगा ऐसे ही RX से आपका ये क्रिया करेगा AgNO2। जब दोनों से क्रिया करेगा, जैसे यहाँ पर भी एक कार्बन पहले कार्बन से जुड़ रहा था, फिर ये नाइट्रोजन क्रिया किया तो नाइट्रोजन से जुड़ गया। जब ये नाइट्रोजन से क्रिया करता है तो नाइट्रोजन से जुड़ जाता है, जब उससे क्रिया करता है तो उससे जुड़ जाता है। तो तब की कंडीशन में आपको क्या होगा, ये जब क्रिया करेगा तो बना लेगा RONO और यहाँ पर KX निकल जाएगा। जब ये क्रिया करेगा तो RNO2 बना लेगा और यहाँ से AgX। सेम यहाँ भी आपका ये आयनिक बंध होगा और ये आपका जाकर के बनता है सहसंयोजी बंध। दोनों ही अभिक्रियाओं में यही आपका सेम है, कोई भी इसमें आपको परिवर्तन नहीं। अब एक चीज यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि जो मैंने RCN लिया हुआ है ये वाला, इसमें कुछ कन्वर्जन के रूप है, उनको आपको ध्यान देना है कि कब क्या कन्वर्ट होता है। अगर ये CN कन्वर्ट हो रहा है RCOOH में, एक कन्वर्ट हो सकता है RCONH2 में, और एक कन्वर्ट हो सकता है RCS2NH2। जब ये कन्वर्ट होगा तो भैया हमेशा एरो के ऊपर आपको लेना है H3O+। जब ये कन्वर्ट होगा तो लेना है H2O। जब ये कन्वर्ट होगा निकल के साथ H2 लेना है। कोई भी यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट लेना है आपको, तो आपका एमीन में कन्वर्ट कर देगा। ये आपका एमीन है, ये आपका एमाइड है और ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक इस प्रकार से ये आपको क्रिया 2 और 3 नंबर की ध्यान। इसके बाद चौथी नंबर की जो क्रिया है सोडियम धातु से, सोडियम धातु से क्रिया। जब सोडियम धातु से क्रिया होती है भाई होता क्या है, यहाँ पर हम सोडियम पार्टिकुलर ना लेकर के पहले हम सीधे ये लेते हैं, धातु से क्रिया लेते हैं, धातु से क्रिया। धातु से क्रिया में सबसे पहले A नंबर में लेते हैं हम सोडियम, सोडियम धातु। और सोडियम धातु में भैया इस अपक्रिया को याद कर लेना, इस अपक्रिया को कहते हैं वोल्टेज अपक्रिया। वोल्टेज अपक्रिया का मतलब होता है कि एक RX आया, 2 Na आया
फिर एक RX आया, दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। ये जिसने भी 11th सही से पढ़ा है तो वहाँ पर ये अपक्रिया आपको पढ़ने को मिली थी, इसलिए जो है थोड़ा सा आपको ध्यान कि जब दो एल्केल हैलाइड आपस में सोडियम से रिएक्ट करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्केल हाइलाइड सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। अब यदि आपको मान लो मेथेन की जगह एथेन बनाना होता है तो CH3Br प्लस 2Na और BrCH3 ले लेते, तो ये आपको बन जाता CH3CH3 2Na Br। अगर आपको ब्यूटेन बनाना होता तो दो दो आप ले लेते, अगर आपको हेक्सेन बना तीन तीन ले लेते, जो लेते उसी का डबल वाला आपको एल्केन बन करके तैयार। बी नंबर में जिंक धातु से क्रिया, जैसे ये अब क्रिया थी सेम यही क्रिया है। यहाँ पर RX आएगा, Zn ले लिया जाएगा, XR आ जाएगा। अब ये निकाल देगा ZnH2 प्लस R बॉन्ड R, फिर से एल्केन बन करके तैयार हो जाएगा। फिर से अगर एग्जाम्पल लेना तो आप यही एग्जाम्पल करके कर सकते हो। सी नंबर में है आपका Mg धातु से क्रिया, Mg धातु से क्रिया, इस अपक्रिया को भाई बोलते हैं हम लोग फ्रैंकलैंड अपक्रिया, फ्रैंकलैंड अपक्रिया। ये सारी अपक्रियाएं आपसे पूछी जाती है। जब Mg धातु से क्रिया होता है तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिकर्मक है, सारे चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये RX से Mg से क्रिया करेगा तो बन जाएगा RMgX। दिस इज अ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। X की जगह आपका आयोडीन, ब्रोमीन, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर हो सकती है। ये आपकी धातुओं के साथ क्रिया हो गई। एक अपक्रिया और आपको यहीं पर ध्यान देना है कि अगर डी नंबर में इसी अपक्रिया में अगर मान लो आपने RX से न लिया होता, एक चेंज कर दिया होता, जैसे मैंने ले लिया एरेल हाइलाइट, एरेल हाइलाइट, एरेल हाइलाइट ले लिया होता एक, तो एरेल हाइलाइट लिया होता तो C6H5X हुआ होता, 2Na लिया होता और यहाँ पर XR होता, तो जा करके ये बन जाता बेंजीन के ऊपर भाई एक R लग जाता और यहाँ पर आपका बन जाता 2Na। इस प्रकार से आप इसको भी आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हो। धातुओं के साथ क्रिया के बाद इसके बाद आपकी है अमोनिया के साथ क्रिया। बहुत लंबा टॉपिक खींचूंगा आज मैं, ताकि जो प्रयास करूंगा कि सारा का सारा इसी में आपको कवर करा दूं। इसके बाद है NH3 के साथ क्रिया, के साथ क्रिया। जब NH3 के साथ क्रिया करते हैं तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हाफमान अमोनीकरण, अमोनीकरण अभिक्रिया, हाफमान अमोनोलिसिस। जब ये RX NH3 से क्रिया करता है तो यहाँ पर RNH2 बनता है और आपका यहाँ से HX निकल जाता है। फिर RX आता है, RNH2 से रिएक्ट करता है तो RNHR बनता है और HX निकल जाता है। फिर इसको लेते हैं तो RX के साथ फिर रिएक्ट करता है तो RNHR, फिर से यहाँ पर R3N बन जाता है, HX निकल जाता है। फिर से यदि RX की क्रिया हम लोग R3N से कराते हैं तो R4N प्लस बन जाता है, X माइनस बन जाता है और ये आपका एक लवण बन जाता है जिसमें NH2 लगा। भाई ध्यान देना, पेपर में आपका पूछा करता है कार्बोल एमीन अपक्रिया के लिए। जब इसके साथ NH2 लगा होगा इसको हम लोग प्राथमिक एमीन कहते हैं, एमीन कहते हैं। जब ये लगा होगा NH तो द्वितीयक एमीन कहते हैं।
जब 3 लगा होगा तो तृतीयक एमीन कहते हैं, जब 4 लगा हो चतुर्थक एमीन कहते हैं। लेकिन आपको चतुर्थक के बारे में चर्चा नहीं करनी है, सिर्फ आपको चर्चा करनी है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ध्यान दीजिएगा, NH2 लगा होगा तो प्राथमिक है, NH लगा होगा द्वितीयक है, और केवल 3 लगा होगा तो आपको मतलब कि N बल लगा होगा तो आपका तृतीयक एमीन के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद आगे की जो अपक्रिया है आपकी, एक ही आपकी सेटजप का नियम, सेटजप का नियम भाई, सेटजप का नियम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, सेटजप का नियम। तो सेटजप का नियम कहता है भाई कि जब कोई एल्केल हैलाइड CH2CHCl CH3, ये एल्केल हैलाइड आपका 2 टाइप के प्रोडक्ट बना सकता है। एक को कहते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और एक बनेगा आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। यहाँ भी आपका HCl निकलेगा, यहाँ भी आपका HCl निकलेगा। अगर आपने एल्कोहलिक लिया होता KOH या KBr तो अलग निकल जाता। यही काम अगर OH लगा होता तो भी आपको यही करना। तो यहाँ पर ये वाला जो आपका उत्पाद बना है भैया, ये मुख्य उत्पाद होता है, मुख्य उत्पाद होता है। और ये वाला जो आपका होता है गौण उत्पाद, ये आपका लगभग 80% बनता है, ये आपका लगभग 10% बनता है। ये आपका मुख्य उत्पाद होता है, ये वाला आपका गौण उत्पाद होता है। इसे हम लोग कहते हैं सेटजप का नियम। क्या कहते हैं? सेटजप का नियम कहते हैं। इसके बाद भाई अपचयन, जब हम लोग एल्केल हैलाइड का अपचयन कराते हैं, RX का जब हम लोग अपचयन कराएंगे तो अपचयन कराएंगे, यहाँ पर आपका RH बन जाएगा और HX निकल जाएगा। जब अपचयन कराएंगे तो अपचयन में आपको क्या क्या यहाँ पर लेना है? पहली बात तो H2 ले सकते हो, और यहाँ पर कोई भी संक्रमण धातु, संक्रमण धातु ले सकते हो आप। दूसरा नंबर SnHCl ले सकते हो। तीसरा नंबर LiAlH4 ले सकते हो। चौथा नंबर NaBH4 ले सकते हो। पांचवा नंबर C2H5OH Na ले सकते हो, एथेनॉलिक आपको ये भी लिया जा सकता है। छठवां नंबर आपका रेड फास्फोरस HI ले सकते हो। सारी आपके रिड्यूसिंग एजेंट है, किसी को भी आप यहाँ पर ले लेना, वही आपका क्या हो जाएगा, बना देगा। ठीक है। फिर इसके बाद अब हम लोगों का होता क्या है कि जैसे मैंने ले लिया कोई कंपाउंड ले रहा हूं, अगर मैं देखो एथिल ब्रोमाइड की बात करूंगा तो एथिल ब्रोमाइड में आप R की जगह C2H5 ले लेना और सारी आपकी वही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा से जो क्लोरोफॉर्म है भाई, क्लोरोफॉर्म उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे अनसॉल्व जब सॉल्व करोगे। क्लोरोफॉर्म की सबसे पहले प्रयोगशाला विधि की हम लोग बात करते हैं। प्रयोगशाला विधि, फार्मूला होता है CHCl3। प्रयोगशाला में बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना होता है फर्स्ट स्टेप में व्यंजक चूर्ण CaOCl। इसकी रिएक्शन जब आप H2O से कराते हो, ये बना लेता है CaOH का होल ट्वाइस और निकल जाती है Cl2 गैस। सेकेंड स्टेप में आपने चाहे आप C2H5OH ले लीजिए और चाहे आप एसीटोन ले लीजिए, दोनों से हो जाएगी, Cl2 की क्रिया कराएंगे, ये बन जाएगा CH3CHO और HCl निकल जाएगा। यहाँ पर क्या निकल जाएगा? 2 HCl निकल जाएगा। फिर इसको थर्ड स्टेप में आप उठाओगे तो बन जाएगा CH3CHO प्लस Cl2,
यहाँ पर बैलेंस आपको हाई ऊपर वाली। जब इसमें आप करोगे तो फिर यहाँ पर 3HCl निकल जाएंगे, यहाँ पर 3 ले लेंगे, 3 है, 3Cl निकालोगे, बन जाएगा CCl3CHO। इसको हम लोग भाई कहते हैं क्लोरल। क्वेश्चन आपको मिलेगा कई बार, कैसे प्राप्त करोगे ना, एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल कैसे प्राप्त करो, तो ऐसे प्राप्त करना है आपको। लास्ट स्टेप, चौथे स्टेप में आपको CCl3CHO की क्रिया, जो यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस लिखा है, इससे करा देनी है। जब इससे कराओगे तो CHCl3 बन जाएगा, और यहाँ पर आपका बन जाएगा जाकर के HCOO का होल ट्वाइस Ca बन जाएगा। इस प्रकार से आप क्लोरोफार्म को बना सकते हो। एसीटोन भी आप ले सकते हो, तो एसीटोन में भी आपका जो ये आपका H है, ये आपका CH3 में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ भी परिवर्तन। ठीक है। फिर क्लोरोफार्म की कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, जो सबसे पहली होती है वायु से क्रिया से क्रिया। वायु से क्रिया में क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्या होता है जब क्लोरोफार्म को वायु से रिएक्ट कराते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा क्लोरोफार्म को अंधेरे में बंद कमरे में पूरा भर करके रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है। तीसरा पूछ लेगा क्लोरोफार्म में एथिल अल्कोहल की बूंदें क्यों डाली जाती है। सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपका इसी में है। जब CHCl3 को एयर से कांटेक्ट में लाते हैं तो ये बनता है आपका COCl2, और निकल जाता है HCl। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 1/2 हो जाता है। ये आपका बहुत ही विषैली गैस है, कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं इसे, कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं इसे, और कार्बोनिल क्लोराइड के साथ साथ इसे बोलते हैं फास्जीन गैस। फास्जीन गैस बहुत ही विषैली गैस होती है, इसलिए आपका इसको बंद कमरे में अंधेरे में रखा जाता है, फुल भर के रखा जाता है, एथिल अल्कोहल की बूंदें भी डाली जाती है, क्योंकि एथिल अल्कोहल की जो बूंद होती है ये नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करती है, ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह काम करती है, इसलिए आपका इसको मिलाया जाता है। पहली अपक्रिया। दूसरी अपक्रिया भाई एसीटोन के साथ, एसीटोन के साथ क्रिया। जब एसीटोन के साथ क्रिया करते हो तो भाई आपको क्या करना है, CH3 लेना है, और CHCl3 लेना है। तो यहाँ पर आपको बन जाएगा C, यहाँ हो जाएगा C, O के साथ OH चला जाएगा, CCl3 हो जाएगा। इसको भाई हम लोग कहते हैं क्लोरोपिक्रेन, सॉरी इसको कहते हैं क्लोरीटोन। क्लोरीटोन कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोरीटोन कहते हैं। इसके बाद इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं, इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं नाइट्रिक अम्ल से, नाइट्रिक अम्ल से। जब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होती है तो होता क्या है भाई, यहाँ पर हमने CHCl3 लिया, HNO3 ले लिया, तो यहाँ पर बन जाता है आपका CCl3NO2 बन जाएगा, और साथ में यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका H2O निकल जाएगा। तो ये आपका कहलाता है क्लोरोपिक्रेन। क्लोरोपिक्रेन, क्लोरोपिक्रेन को दूसरा नाम होता है अश्रु गैस। ध्यान देना भाई, अश्रु गैस। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सा अश्रु गैस है, तो ये क्लोरोपिक्रेन आपका अश्रु गैस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी आपका जो खास इंपॉर्टेंट है उन्हीं की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया के बाद है आपका फिनॉल से क्रिया, फिनॉल से क्रिया। और जब फिनॉल से क्रिया की बात आती है तो भैया इसको कहते हैं राइमर, राइमर टीमान अभिक्रिया कहते हैं। राइमर टीमान अभिक्रिया की जब हम लोग बात करते हैं भैया फिनॉल लेते हैं, इस फिनॉल की क्रिया NaOH और CHCl3 से कराते हैं, तो ये आपका आर्थो और पैरा CHO OH CHO और NaCl और H2O निकल जाता है, तो ये आपका आर्थो पैरा सैलिसिलिडिहाइड बनता है। इससे हम लोग कहते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया। इसके बाद
एक हमें लास्ट अभिक्रिया और आई, ध्यान दीजिए, यही प्रयोगशाला विधि के बाद कभी औद्योगिक निर्माण की विधि कह देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया, तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया का मतलब होता है आपका, जब आपने ये प्रिपरेशन मेथड है क्लोरोफॉर्म बनाने का, हेलोफॉर्म बनाने का, यहाँ पर आपको लेना C2H5OH, यहाँ पर आपको लेना है X2 4, यहाँ पर आपका लेना 6NaOH, या KOH भी ले सकते हो आप। तो CHX3 बनेगा, 5NaI बनेगा, 5H2O बनेगा और HCOO बनेगा। तो ये आपका हेलोफॉर्म है। अगर आपसे क्लोरोफॉर्म में कहे तो X की जगह Cl2 कर देना है, अगर आयोडोफॉर्म में कहे तो I2 कर देना है। तो यहाँ भी आई, जो यहाँ करोगे वो यहाँ पर परिवर्तन कर लेना, सॉरी यहाँ पर मैंने X लिखा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा आपका एल्केल हाइलाइड वाला चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। थोड़ा से कुछ जो क्वेश्चन आते हैं तो उनको मैं अगली क्लास में क्वेश्चन करा के फिर आपको एरियल हाइलाइट के बारे में हम लोग आपको डिस्कशन करेंगे। सारे उसके क्वेश्चन भी फिर MCQ जो भी होंगे वो भी सॉल्व करेंगे, और जो भी आपके लिखने वाले आते हैं थ्योरी वाले, वो भी हम लोग इसके क्वेश्चन बताएंगे कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।